हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड लेक्चर। इसमें हम लोग देखेंगे इनर्शिया के बारे में। जनरली इनर्शिया हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन तो भी एक बार और बता देते हैं। थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें हैं जो बता देते हैं। आप लोग को लग रहा हो कि मास्टर बहुत बेसिक पढ़ा रहा है, नहीं, बेसिक नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा एक बेस तैयार कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। क्योंकि आप लोग को ये न रियलाइज हो कि मास्टर ये चीज छोड़ दिया, ऐसा नहीं। इसको बता देते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ी ना, 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे सब कुछ। थोड़ा देख लीजिए, बेसिक बेसिक चीजें हैं। फिर हम लोग आएंगे धीरे 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 ऊपर बढ़ेंगे, फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। थोड़ा देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया जनरली बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेट यहाँ पे एम के जी का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका वेलोसिटी v है। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लाते 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 यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी 0 कर देते हैं। एम के जी ऑब्जेक्ट का क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो ये बॉडी एम के जी का है जो मोशन में है, तो वो रेस्ट में आना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग तो ढीठ टाइप का है, जबरदस्ती इसको लेके चलाए रेस्ट में। तो हमेशा, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान से हम 100 रुपया छीन लेते हैं, मतलब कि किसी से 100 रुपया जबरदस्ती मांग लेते हैं, दे देता है वो, तो 100 रुपया उससे जबरदस्ती तो हम ले लिए, लेकिन वो देना नहीं चाहता है। जैसे कोई रास्ता में चलता हुआ इंसान है, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, उसके हाथ से छीन लिए, वो देना नहीं चाह रहा था, लेकिन उससे हाथ से पैसा हम छीन लिए, ठीक है। वही काम यहाँ पे भी होता है कि बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग रेस्ट में लेके चले आए। तो ये जो बॉडी है ना, हमेशा रेस्ट को अपोज करेगा कि हमको रेस्ट में तो आना ही नहीं था, जबरदस्ती लेके चला आया, हमको तो मोशन में ही रहना था, ये हमेशा बोलेगा। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। और हमेशा जो स्टेट चेंज होता है, स्टेट चेंज समझ में आता है, मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में, ये स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट 3 होता है, रेस्ट, मोशन, एक डायरेक्शन का भी चेंज होता है, उसी को भी बोल सकते हैं स्टेट, ठीक है। तो स्टेट रेस्ट हो गया, स्टेट एक, मोशन भी एक स्टेट हो गया। तो हमेशा मोशन को रेस्ट में जब लाते हैं तो स्टेट चेंज करता है, तो स्टेट चेंज को ये अपोज करता है, कौन, इनर्शिया। यानी रेस्ट से मोशन, मोशन को रेस्ट में लाने से क्या करता है, अपोज करता है। वो तो चाहता ही है कि जिस स्टेट में है हम उसी स्टेट में रहे। अगर हम रेस्ट में है तो हम जीवन भर रेस्ट में ही रहे, अगर हम मोशन में है तो जीवन भर मोशन में ही रहे। लेकिन हम लोग उसे रह देते हैं, नहीं रह देते हैं। वो रेस्ट में तो उसको मोशन में ले आते हैं, अगर मोशन में तो रेस्ट में ले आते हैं, ठीक है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अगर मास बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इनर्शिया बढ़ेगा। अगर मास घटेगा तो इनर्शिया क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इनर्शिया क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अच्छा, इनर्शिया 3 टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जैसा ही उसको मोशन में लेके जाने का ट्राई करेंगे वो अपोज करेगा, हम जेबे नहीं करेंगे मोशन में, हम रेस्ट में रहेंगे। अपोज करेगा ना, अपोज करेगा कि हम नहीं, हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, हम मोशन में जेबे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि रेस्ट से मोशन में, यानी कि रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में जाना चाहिए इसे। अगर मान लो ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको रेस्ट से मोशन में लेके जाते हैं, तो हमेशा कहेगा कि हम रेस्ट में रहेंगे, वो अपोज करेगा मोशन को। इसी को कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि तुम देख लो, रिमूविंग डस्ट पार्टिकल फ्रॉम कारपेट, कारपेट पर डस्ट पार्टिकल होता है तो वो हमेशा क्या चीज में है, रेस्ट में रहता है। लेकिन उसे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं तो किस में आता है, मोशन में आता है। लेकिन वो आना ही नहीं चाहता है मोशन में, बोलता है हम रेस्ट में रहेंगे, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उसको ऊपर नीचे कर करके मोशन में ले आते हैं, ठीक है।
विंडो पेन ब्रोकन बाय ए बुलेट, बुलेट से जो विंडो पेन टूट जाता है वो भी है एग्जांपल, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, लेकिन हम लोग तो जानवे करते हैं कैसा इंसान है जो मोशन में है उसको रेस्ट में ले आते हैं। जैसे यहाँ पे मोशन पे था, रेस्ट में लेके चले आए, तो यहाँ तो मोशन से रेस्ट में आया, स्टेट चेंज हो गया, लेकिन ये जो बॉडी था स्टेट चेंज करना नहीं चाहता था। तो वही है इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, वो रेस्ट में आना कभी भी नहीं चाहेगा, हमेशा रेस्ट को अपोज करेगा कि हम ये भी नहीं करेंगे रेस्ट में, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। जैसे कि वाई जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस फॉरवर्ड, अगर कोई वाई जैसे कि बॉय है, ठीक है, बस चलते जंप कर रहा था आगे की तरफ, तो ये सब किसका हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई बॉडी है, ठीक है, वो हमेशा डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आप डायरेक्शन को हमेशा चेंज करना चाहते हैं तो सर्कुलर मोशन कीजिए। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे है तो डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे तो डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे तो डायरेक्शन इधर है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। किसमें, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्शन चेंज ना करे। अगर ये बॉडी यहाँ पे कोई बॉडी है पार्टिकल एम के जी का है, ये चाहता है कि मेरा डायरेक्शन हमेशा चेंज करे, अगर चेंज कर रहा है तो चेंज करते रहे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि चेंज ना करे, तो हम लोग नहीं चाहेंगे उसको, तो ये अपोज करवे करेगा ना, कि हम चाहते ही नहीं कि हम एक ही डायरेक्शन में चलते रहे, हमारा डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहे, तो ये अपोज करेगा एक डायरेक्शन में चलने के लिए, तो इसी को कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल देख लो, नाइफ बीइंग शार्प्ड बाय प्रेसिंग इट अगेंस्ट ए रोटेटिंग ग्राइंडिंग स्टोन, एग्जांपल हो गया इसका। अब आते हैं बेसिक बेसिक बातें हैं, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। अब देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। कब तक वो रेस्ट में रहेगा, कब तक वो मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। एक्सटर्नल एजेंट कहने का मतलब, ये एजेंट का है बोल रहे हैं सर, मेरा मन, यहाँ एक्सटर्नल एजेंट फोर्स हो गया, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा, कब तक मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, उसी को कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ जो मोशन होता है ना, वही इनर्शिया ही को ही कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी इनर्शिया को ही कहते हैं क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है ना मोशन, वो फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स होता क्या है, फोर्स नाम क्या है, फोर्स उसका नामकरण करता है। एक्सटर्नल एजेंट बताए ना, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में चाहता है, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में चाहता है। कब तक रेस्ट में रहेगा, कब तक मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आता है, वही एक्सटर्नल एजेंट को तो फोर्स कहते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, सीधा बात है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही था, बेसिक बेसिक बातें। अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ
और थर्ड लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? न्यूटन सेकेंड लॉ। और इसमें हम लोग डीपी में पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को कुछ रियलाइज होगा कि मास्टर कुछ क्वेश्चन कराया है। ठीक है, देखते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है मोमेंटम, उसे पढ़ते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही कहते हैं मोमेंटम। तो लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। मोमेंटम होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मोमेंटम जिसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, एम के जी का बॉडी है, ठीक है, एम के जी का बॉडी है, इसका वेलोसिटी भी है। तो मास का, सॉरी, इस बॉडी का मास एम के जी है, वेलोसिटी भी है। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसी को कहेंगे क्या? मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारा सबका हो जाएगा मास गुना वेलोसिटी। मोमेंटम को लिखते हैं पी से। इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय पी। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? मोमेंटम बराबर यानी कि पी बराबर मास गुना वेलोसिटी। ये आ गया, ठीक है, ये मोमेंटम आ गया। अच्छा, मोमेंटम यानी कि P बराबर मास गुना वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम का फॉर्मूला। अब इसका यूनिट निकालते हैं, एस आई यूनिट। एस आई यूनिट कैसे निकलेगा? बोलेगा मास्टर जी निकाल लेंगे। मोमेंटम बराबर मास गुना वेलोसिटी, तब मास का यूनिट क्या होता है? केजी, केजी लिख लेंगे। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड किसका एसआई यूनिट होगा? मोमेंटम का। तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट किसका हो गया? मोमेंटम का। ठीक है, अच्छा, एक बात और देखते हैं। क्या देखेंगे मास्टर जी? ये कौन सा क्वांटिटी होता है? मास्टर जी फंस गया, मास्टर को पता नहीं। अरे बेवकूफ, देखो P बराबर, जिसे कि देखो P बराबर क्या होता है? M गुना V। ठीक है, तो मुझे मास का कौन सा क्वांटिटी होता है पता है, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी वो पता है। अब मुझे मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी वो निकालना है। मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी? देखो, मास कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। तो स्केलर गुना वेक्टर या वेक्टर गुना स्केलर कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर। तो ये मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर। क्या हो जाएगा? वेक्टर। तो P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा? देखो, P बराबर मास गुना वेलोसिटी। तो मास का होता है m, वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो कितना हो जाएगा? m एल टी माइनस वन। हो गया डायमेंशन किसका? मोमेंटम का। अच्छा, बोलेगा सर मोमेंटम तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेक्टर का साइन देना जरूरी है, वेक्टर का साइन देना जरूरी है। तो लिखते हैं मोमेंटम बराबर, वेक्टर का साइन देना जरूरी है, m गुना वेक्टर का साइन, क्योंकि वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हुआ। बोलेगा सर मोमेंटम तो होता है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास मास भी होता होगा और, सॉरी, मैग्नीट्यूड भी होता होगा और डायरेक्शन भी होता होगा। हाँ सर होता है। तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे, मास गुना वेलोसिटी। डायरेक्शन किधर होगा? जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो लिख लेंगे एक पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is same as the direction of
अबे यार, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कुछ चिन्ना मुन्ना क्वेश्चन देखते हैं, छोटा छोटा। बोलेगा मास्टर बचपन वाला क्वेश्चन करा रहा है। मास्टर बचपन वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा है, सुनो तो पहले क्या हम समझाना चाहते हैं। 20 केजी का एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम क्या होगा? बोलेगा मास्टर पागल है। यही बोलेगा। मास गुना वेलोसिटी। मास्टर पागल नहीं है बाबू, देखो ना। तो मास कितना है? 20 केजी। वेलोसिटी कितना है? 5। तो पी बराबर कितना हो गया? 100 kg/s। यही होता है मोमेंटम का वैल्यू। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन देख लो। मान लो कि यही इसी को लेते हैं, 20 kg का ऑब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। 20 kg का है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। बाद में क्या होता है? इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। तब बताओ मोमेंटम कितना चेंज हुआ? चेंज कितना हुआ? तो चेंज निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यही करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से लिखेंगे, क्योंकि मोमेंटम पी से लिखते थे। चेंज इन टाइम को डेल्टा टी, चेंज इन फोर्स को डेल्टा एफ लिखते थे, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी यही लिखते थे ना। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस लिखते थे। तो जहां चेंज होता है वहां डेल्टा लिखता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यही होता है। अच्छा, फाइनल मोमेंटम ये है फाइनल मोमेंटम, यानी कि यहाँ फाइनल मोमेंटम निकलेगा। तो फाइनल मोमेंटम बराबर क्या होगा? मास गुना वेलोसिटी। तो मास कितना है? 20, वेलोसिटी कितना है? 10, यानी कि कितना हो गया? 200 kg/s आ गया। अच्छा, यहाँ पे निकालते हैं इसका, तो इनिशियल मोमेंटम निकलेगा। ये स्टार्टिंग में वेलोसिटी है ना, ये फाइनल में है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा हम सबका? 20 × 5 यानी कि 100 kg/s आ गया। ठीक है, तो निकाल लो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना है? 200, इनिशियल कितना है? 100। तो चला आएगा 100 kg/s। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू। समझ में आया? ये चेंज इन मोमेंटम का क्या आ गया? वैल्यू। ये था। यहां तक किसी को डाउट है? अब हम लोग एक और चीज का नामकरण करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फोर्स का डिफिनेशन तो हम लोग पढ़े ही हैं बाबू, जूनियर क्लास में पढ़े हैं। पहले बहुत पढ़े होंगे आप लोग, हम भी पढ़े थे। 8 क्लास 9 क्लास बहुत पढ़े थे, मास्टर भी बहुत पढ़ाए थे। ठीक है, फोर्स। फोर्स तो बहुत पढ़े हैं हम लोग। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या था बचपन वाला? वही, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स, यही बोलते थे ना। लेकिन फोर्स का अलग डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बचपन में कैसे कुछ भी बोल देते थे, लेकिन बड़ा होता तो वही बात बोलते हैं जो बचपन में बोलते थे, नहीं ना। तो फोर्स में वही बात है, जो बचपन में फोर्स का डेफिनेशन पढ़े ना, आप जो पढ़ेंगे ना, आसमान जमीन का अंतर दिखाई देगा सीधा। आप बोलेंगे नहीं ऐसा कि पुल एंड पुश फोर्स, आप कुछ और बोलेंगे फोर्स का डिफिनेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? देखो, फोर्स का जो डिफिनेशन होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टर्म इज नोन एज फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। यानी मोमेंटम के रेट
मोमेंटम के चेंज होने के रेट को क्या कहेंगे? फोर्स। बोलेगा सर मोमेंटम का रेट, मोमेंटम का कुछ रेट होता है सर? ऐसा नहीं बोलते बेवकूफ। रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना मोमेंटम चेंज कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे शुरुआती में था 20 केजी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 20 केजी का कितना हो गया बाद में चल के 10 मीटर पर सेकेंड। तब बोले तुरंत हो गया, कुछ तो टाइम लिया होगा ना। शुरुआती में टाइम टी था, टाइम टी पे बराबर 0 पे था 5 मीटर पर सेकेंड, मान लो टी बराबर हो गया 5 सेकेंड हो गया। तो 0 से 5 सेकेंड यानी कि 0 से 5 सेकेंड हो गया टाइम। तो शुरुआती में वेलोसिटी था 5, बाद में हो गया 10। तो शुरुआती में मोमेंटम था कितना 100, तो बाद में मोमेंटम हो गया 200। तो मोमेंटम यहाँ चेंज हुआ। अब मोमेंटम चेंज होने में कितना टाइम ले लिया? 5 सेकेंड। कितना टाइम ले लिया? 5 सेकेंड। तो मोमेंटम चेंज होने में जो 5 सेकेंड लगा ना, उसी को तो फोर्स कहते हैं। वेलोसिटी ऐसा ही बढ़ गया, 5 से 10 हो गया, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो जरूर बात हुआ होगा। वो क्या बात हुआ होगा? फोर्स। फोर्स के कारण क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हो गया। हम लोग को पहले पता नहीं था कि फोर्स क्या होता है, अब पता चल रहा है फोर्स। ये फोर्स के कारण वेलोसिटी चेंज हुआ, और जहां मोमेंटम चेंज हुआ वहां वेलोसिटी सॉरी फोर्स आ गया। समझा? तो मोमेंटम चेंज यानी कि फोर्स। तो मोमेंटम के चेंज होने के रेट को कहेंगे फोर्स, मोमेंटम चेंज नहीं, मोमेंटम के चेंज होने के रेट को फोर्स कहेंगे। मोमेंटम चेंज हुआ लेकिन कितना टाइम के बाद? 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड के बाद यहां लिखेंगे तो ये फोर्स निकल के चला आएगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसका रेट क्या कहलाता है? फोर्स। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन्होंने फोर्स। तो मोमेंटम चेंज कितना टाइम लगा चेंज होने में। ठीक है, अच्छा फोर्स बराबर, ये डायरेक्टली पोर्शन हटाने के लिए को कौन सा ले सकते हैं? के ले लेते हैं, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी मान लेते हैं। लेट के इक्वल टू 1। ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, क्योंकि के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो गया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये हो गया एवरेज फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बोलेगा सर फोर्स का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, मास गुना एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स, यही पढ़े ना? हाँ बाबू, हम यही निकाल के देते हैं, रुको ना थोड़ा देखो। समझ है ना? एम के जी का ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी v है, सॉरी u है, u u u u। बाद में इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v हो गया। ठीक है, और जब u वेलोसिटी था तो टाइम 0, बाद में t टाइम के बाद वेलोसिटी हो गया v। ठीक है, तो फोर्स एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा p यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बटा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही होता है। अब देखो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास गुना वेलोसिटी, यानी कि m गुना v माइनस इनिशियल मोमेंटम मास गुना u, यानी कि m गुना u। अब बट फाइनल टाइम, फाइनल टाइम जब स्टार्ट हुआ था, जब u वेलोसिटी था तो टाइम 0, जब वेलोसिटी v हो गया तो टाइम t, तो फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0। अब बताओ ऊपर में मास कॉमन हो जाएगा, तो मास कॉमन लो तो क्या बचेगा? v माइनस यू, और नीचे में t। अरे यार v माइनस यू बाई टी को क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन। कुछ याद आया मोशन का? हाँ, तो फोर्स एवरेज बराबर क्या हो गया? मास गुना एक्सेलरेशन। सीधा बात है, आ गया। कहां से फॉर्मूला आ रहा है देख रहा है? यही है। अच्छा, ये तो आ गया। हम लोग ई कब अप्लाई होगा? जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा, सॉरी मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। व्हेन मोमेंटम कांस्टेंट, सॉरी चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट होगा। व्हेन चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? व्हेन चेंज इन मोमेंटम क्या होगा?
कांस्टेंट होगा तब फोर्स एवरेज बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जब मोमेंटम क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा, तब क्या करेंगे, जब मोमेंटम क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, जब मोमेंटम वेरिएबल होगा तो हम लोग अब क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे डी पी वाई डी टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस फोर्स, यानी कि एफ इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी मिटाना पड़ेगा थोड़ा यहाँ से, एफ इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होगा, डी पी बाई डी टी। ये जो मोमेंट, ये कब लगेगा, जब मोमेंटम क्या होगा, वेरिएबल होगा, व्हेन पी इज वेरिएबल। कब वेरिएबल होगा, इस पे क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला, जब मोमेंटम वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है फोर्स का, ठीक है। ये एवरेज निकलेगा, वो इंस्टेंटेनियस मोमेंटम निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं। मान लो कि 10 केजी का लेते हैं, हटाओ, बोलेगा मास्टर बार बार 20 केजी का ले रहा है, 10 केजी का लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 केजी का ही है, बाद में इसका वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। शुरुआती में जब इतना चला था तो 0 था टाइम, आज जब वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड तो टाइम हो गया 10 सेकेंड। तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। वेलोसिटी देखो, मास 10 है तो वेलोसिटी कितना है, स्टार्टिंग में 5 है, तो वेलोसिटी जब 15 हो गया तो कितना टाइम के बाद 15 हुआ, 10 सेकंड के बाद, तो वेलोसिटी बढ़ गया ना, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट लगा होगा, एक्सटर्नल एजेंट यानी फोर्स, तो फोर्स कितना लगा, फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम। मोमेंटम कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 10 गुना 15, इनिशियल मोमेंटम 10 गुना 5 और टाइम 10 माइनस 0। तो देखो ए10 ये कैंसिल हो गया, तो 15 में से 5 गया, यानी कितना बचा 10, यानी कि 10 न्यूटन आ गया क्या, फोर्स। यही था। अब देखते हैं कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये है हम सबका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको करने से पहले एक थोड़ा सा टॉपिक है, उसे थोड़ा समझा देते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बता दे दिए देते थोड़ा। देखो आपने अभी पढ़ा था फोर्स बराबर डीपी बाई dt, यानी कि मोमेंटम वेरिएबल होगा उसके लिए एप्लीकेबल है। तो मोमेंटम वेरिएबल कब कब हो सकता है, मोमेंटम वेरिएबल सोच रहा हूं तो कब कब होगा। मोमेंटम बराबर होता पहले क्या है, ये तो पता है ही है, मोमेंटम बराबर मोमेंटम बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। तो मोमेंटम वेरिएबल कब हो सकता है, अगर मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल होना चाहिए, तो मोमेंटम वेरिएबल होगा। अगर मोमेंटम वेरिएबल चाहिए कब, जब मास कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी वेरिएबल होना चाहिए, और जब मास वेरिएबल हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, तभी मोमेंटम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो देखते हैं मोमेंटम वेरिएबल कब कब होगा। एक केस में जब मास कांस्टेंट होगा, जब मास कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। एक केस में मास जब कांस्टेंट, दूसरा केस में मास लेते हैं वेरिएबल, मास वेरिएबल, इसका मतलब मास नॉट मास नॉट कांस्टेंट, यानी कि जब मास वेरिएबल है तो वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा मास कांस्टेंट है तो फोर्स बराबर क्या पढ़े,
dp बाई dt। तो d p के जगह पे मास गुना वेलोसिटी लिख सकते हैं ना, मास गुना वेलोसिटी अब बटा dt। तो फोर्स बराबर क्या हो गया, अच्छा d फोर्स बराबर dp बाई dt। तो d p की जगह पे मास गुना वेलोसिटी लिख सकते हैं अब बटा dt। तो इसमें कांस्टेंट जो है बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है बाबू, मास है, तो मास बाहर चलाएगा। तो मास बाहर चलाया तो क्या बच गया, d और v बटा dt। और dv बाई dt को ही क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तब फोर्स बराबर क्या हो गया, मास गुने एक्सेलरेशन। ये कब एप्लीकेबल है, जब मास कांस्टेंट होगा, व्हेन मास इज कांस्टेंट। कब लगाना है, जब मास कांस्टेंट होगा तब लगाना है, ठीक है। अच्छा अब मास वेरिएबल है तो फोर्स बराबर क्या पड़े बाबू, डी पी बाई डी टी। सबको पता है, हमें भी पता है। वेक्टर लगा दो, यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। तो फोर्स भी वेक्टर, ठीक है, ये भी वेक्टर ही होगा। तो फोर्स बराबर डी पी बाई डी टी। तो डी पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम गुना भी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है बटा डी टी। अब बताओ अब कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट बाहर चलाएगा। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, भी और डी एम बाई डी टी। ये भी फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये फोर्स का फॉर्मूला कब है, जब मास वेरिएबल होगा। बोलेगा सर मास वेरिएबल कब हो सकता है, बताएंगे हम, इस पे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। मास वेरिएबल होगा तब लगाना है, व्हेन मास इज वेरिएबल। हो गया। एक बात और ध्यान दो, फोर्स बराबर क्या पढ़े बाबू, डी पी बाई डी टी या एम गुना ए, यही है फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा फोर्स बराबर, अगर मुझे फोर्स चाहिए एक्स डायरेक्शन में तो मास वो ने एक्सेलरेशन किधर का लेना होगा, एक्स डायरेक्शन का। अगर मुझे फोर्स चाहिए बाई डायरेक्शन में तो मास गुना एक्सेलरेशन किधर का होना चाहिए, बाई डायरेक्शन का। अगर मुझे फोर्स चाहिए जेड डायरेक्शन का तो मास गुना एक्सेलरेशन जेड का होगा। अगर मान लो फोर्स चाहिए मुझे हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा तो मास तो कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन भी हॉरिजॉन्टल। अगर फोर्स मुझे वर्टिकल चाहिए तो मास तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल। समझ में आया, ये था हम सबको थोड़ा बेसिक था। हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। थोड़ा इसे मिटाने दो। वन बाई वन करके क्वेश्चन को देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन है बाबू, देख लेते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां से देखते हैं। एक वॉल दीवार है, ठीक है, यहां से किसी वॉल को v वेलोसिटी से फेंके, ठीक है, और वॉल का मास m है। तो ये बॉल क्या करेगा, दीवार से आकर टकराएगा, फिर टकराने के बाद रिटर्न होगा। तो जितना वेलोसिटी से टकराया था ना उतना ही वेलोसिटी से रिटर्न भी हो रहा है। टोटल टाइम कितना लगा, 7 सेकेंड। तब बताओ मोमेंटम कितना चेंज हुआ। बोलेगा सर मोमेंटम चेंज, वेलोसिटी तो चेंज हो भी नहीं किया। बोलेगा वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, जितना से आया उतना से चला गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी। अब बॉल का तो मास कांस्टेंट रह गया, तो मोमेंटम तो चेंज हो भी नहीं किया। ऐसा नहीं है, वेलोसिटी चेंज करने का मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी का, यानी 10 मीटर पर सेकंड से आगे टकराया तो 10 से चला गया, लेकिन शुरुआती में आ रहा था इधर, अब बाद में जा रहा है इधर। यानी कि इस बार तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन चेंज यानी कि वेलोसिटी चेंज। और जब वेलोसिटी चेंज हुआ तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही, और कितना हुआ वो निकालते हैं। अब बताना इनिशियल मोमेंटम कितना है, बताना। इनिशियल मोमेंटम इधर है, कितना है, मास गुना वेलोसिटी, और डायरेक्शन कितना हो सकता है, आई। इधर वाला को आई लेंगे तो इसके उधर वाला को माइनस आई ले लेंगे। अच्छा मोमेंटम फाइनल कितना है, टकराने के बाद
इधर जा रहा है, तो मास और वेलोसिटी तो सेम है, क्वेश्चन में बोल रखा है, लेकिन आई तो इधर नहीं है, तो इधर जा रहा है, तो माइनस आई। समझ में आ गया? अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बाबू? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कितना है? ए वाला, यानी कि एम भी माइनस आई, और माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? एम भी और आई। ठीक है, तो हम लोग एक थोड़ा दिमाग लगाते हैं, छोटा सा दिमाग तो है ही हम सबके पास। एम भी माइनस आई, अच्छा, माइनस को हम प्लस लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस एम भी आई कर सकते हैं। बताओ, कोई तकलीफ है? नहीं ना। अच्छा, तो डेल्टा पी बराबर एम भी माइनस आई, ठीक है, प्लस एम भी, ई माइनस को यहाँ माइनस आई कर सकते हैं, लगा देते हैं, हो गया। अब देखो दोनों सेम लग रहा है, ये तब यहाँ भी एम भी, यहाँ भी एम भी, माइनस आई माइनस आई, अब दोनों जुड़ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बाबू? 2m भी माइनस आई, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट निकल के आ गया ना, फर्स्ट। अब सेकेंड बोल रहा है, सेकेंड में क्या बोल रहा है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर क्या पढ़ा है चुन्नू मुन्नू? चेंज इन मोमेंटम बट्टा टाइम। तो चेंज मोमेंटम कितना हुआ? 2m भी, 2m भी माइनस आई, टाइम कितना है? 7 सेकेंड, तो 7 सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया हम सबका फोर्स। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, देखे। वैसा ही सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड भी अच्छा है, इसी के बेसिस पे है सेकेंड भी, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है इंक्लाइन बना करके। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक हॉरिजेंटल एक बॉल है, दीवार है, यहां से बॉल को थ्रो किया गया v वेलोसिटी से, मास कितना है? m है। बॉल यहां से ऐसे ऐसे आकर टकराता है, वर्टिकल से कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, और उतना ही से जाता भी है, जाता भी है उतना ही वेलोसिटी से, उतना ही एंगल पे जाता है, जितना एंगल पे आता है उतना ही एंगल पे जाता है। तो चेंज इन मोमेंटम, टोटली जो टाइम हुआ ना आने में जाने में, वो टोटल टाइम कितना हुआ? टी टाइम हुआ। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फोर्स कितना होगा? मोमेंटम निकालते हैं चेंजेस। तो पहले देखो बाबू, थोड़ा सा इसे हम लोग देखते हैं, इसे थोड़ा ब्रेक करना होगा। ए थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना होगा? थीटा। वेलोसिटी इधर भी ये टूटेगा तो कितना आएगा? इधर इधर आ जाएगा हम सबका भी कोस थीटा, इधर कितना आएगा हम सबका? भी साइन थीटा। ठीक है, सॉरी, भी साइन थीटा। ठीक है, इसे भी तोड़ लेते हैं। बताना। एक सेकेंड मुझे, कहाँ गया इंक? देखो, यहां से बॉल नीचे की तरफ आ रहा था तो टूट गया। अब यहाँ पे देखो तो, इधर ध्यान से सुनना है, यहाँ पे वेलोसिटी तो बॉल का इधर ही है। ठीक है, अगर ए थीटा तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना हो गया? थीटा ही हो गया। कितना हो गया? थीटा। जब ए थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। अब यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, वेलोसिटी सामने की तरफ जा रहा है इधर, ये टूटेगा तो कितना चलेगा? इधर चलाएगा हम सबका v कोस थीटा, इधर चलाएगा v साइन थीटा। अब बताना,
इनिशियल मोमेंटम बताओ, इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास गुना वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, एक वेलोसिटी इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, एक इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट है, नीचे में माइनस जे इधर में प्लस एक्स, तो भी साइन थीटा आई प्लस भी कोस थीटा माइनस जे, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम देखो तो कितना आएगा, एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी कि एक वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ है, कितना है, v कोस थीटा, सॉरी पहले मास लिखना पड़ेगा, मास और इधर वाला x वाला को लिखेंगे v साइन थीटा आई, ठीक है, v साइन थीटा आई और प्लस v कोस थीटा जे, क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट एक इधर एक ऊपर की तरफ है। अब मोमेंटम तो इनिशियल निकल गया, फाइनल निकल गया, चेंज इन मोमेंटम पता कर लेगा, बोलेगा हाँ सर पता तो कर ही लेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकाल लो, फाइनल मोमेंटम कितना है, v साइन थीटा आई प्लस v कोस थीटा जे माइनस फाइनल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम सॉरी एम v साइन थीटा आई प्लस भी कोस थीटा माइनस जे। यार मार्कर में देखो, एम भी साइन थीटा आई प्लस एम भी कोस थीटा जे, यहाँ पे एक लगाना था, ठीक है, माइनस इसको गुना करेंगे तो एम भी साइन थीटा आई, फिर माइनस यहां भी माइनस चलेगा, माइनस भी कोस थीटा एम भी कोस थीटा माइनस जे, ये हो गया। अब देखो तो ए वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से कैंसिल हो गया। अब बच गया कौन, एम भी कोस थीटा जे, अच्छा माइनस के जगह पे यहाँ माइनस एम भी कोस थीटा माइनस जे बच गया, ठीक है। अब बताना एम भी कोस थीटा जे है, ये माइनस को हम प्लस लिख सकते हैं, माइनस एम भी कोस थीटा माइनस जे लिख सकते हैं। अभी माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ हटा करके यहाँ प्लस कर सकते हैं ना, दोनों जगह से हट जाएगा, प्लस हो गया। अब दोनों सेम लग रहा है तो जुड़ जाएगा, तो डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा बाबू, टू एम भी कोस थीटा जे, चेंज इन मोमेंटम निकल के आ गया। अब मुझे चाहिए था फोर्स, ये तो पहले निकल गया, फोर्स कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, टू एम भी कोस थीटा जे, अब बटा टाइम कितना लगा था, टी टाइम, ये आ गया फोर्स का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन भी निपटा देते हैं हम लोग अगले। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा, बोल रहा है एक बुलेट है, अरे बुलेट है जो फायर करते हैं ना, हम फायर है वो वाला बुलेट है, ये बुलेट का मास है m के जी, वेलोसिटी कितना है v है, ये बुलेट टकराता है फिर रिटर्न होता है उतना ही वेलोसिटी से, मास तो सेम ही रहेगा। तो पूछ रहा है कि एक सेकंड में n जाके बुलेट टकरा जाता है, एक सेकंड में कितना बुलेट टकराता है, n बुलेट, एक सेकंड में n बुलेट, तो बताओ कितना मोमेंटम चेंज हुआ, कितना फोर्स आया, निकाल लेते हैं। पहले एक बुलेट का निकाल लेते हैं, फिर n से गुना कर लेंगे तो n बुलेट का निकल जाएगा, तो एक बुलेट का कितना हो जाएगा बताना, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम कितना है, इधर है, तो मास गुना वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम, इधर वाला कि इधर डायरेक्शन है ना, अरे डायरेक्शन इधर है तो माइनस आई लिख सकते हैं ना,
माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना इधर है, तो मास गुना वेलोसिटी और आई हो जाएगा, इधर माइनस तो उधर माइनस आई, इधर माइनस आई तो उधर प्लस आई। अब देखो एम भी माइनस आई, प्लस यहां लिख सकते हैं माइनस एम भी आई, ठीक है। तो एम भी माइनस आई प्लस ई एम भी माइनस आई यहां लिख सकते हैं। अब दोनों सेम दिखाई दे रहा है तो जुड़ जाएगा, तो डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा, 2m भी माइनस आई, ये आ गया चेंजिंग मोमेंटम। टाइम फोर्स कितना होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक बुलेट का हुआ, ऐसा ऐसा बोल रहा है 1 सेकंड में n बुलेट, भाई साहब 1 सेकंड में n बुलेट, तो चेंजिंग मोमेंटम तो निकाल लिए, तो n बुलेट का कितना हो जाएगा, n से गुना कर देंगे, तो चेंजिंग मोमेंटम कितना हो गया, 2m भी माइनस 2m भी n माइनस आई। अब फोर्स बराबर कितना होगा, 1 सेकेंड डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा पी कितना है 2m भी n बुलेट का और माइनस आई, और टाइम कितना बोल रहा है पर सेकेंड, पर यानी 1 सेकेंड, तो फोर्स बराबर कितना आ गया 2m भी n माइनस आई, इतना न्यूटन। ये था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इसे। देखो क्वेश्चन क्या करा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg हैव वेलोसिटी 2t स्क्वायर आई प्लस 5t जे प्लस 10 के। यहाँ वेलोसिटी जो है ना चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, देख रहा है यहाँ पे वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है फोर्स ऑन एन इट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे फोर्स पूछ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 2 सेकंड के बाद कितना फोर्स होगा, 3 सेकंड सॉरी 5 सेकंड के बाद कितना फोर्स होगा, निकाल लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला मोमेंट चेंजिंग मोमेंटम बटा टाइम, तो चेंजिंग मोमेंटम निकाल लेते हैं। हाँ चेंजिंग मोमेंटम निकालते हैं, तो कितना निकलेगा मोमेंटम बराबर, सॉरी 1 सेकंड को, जो क्वेश्चन दिख रहा है तुम सबको देखना पड़ेगा, दिख रहा, मोमेंटम पे लिख लेते हैं। मोमेंटम कितना होता है मास गुना वेलोसिटी, तो मास कितना है 2, वेलोसिटी कितना है 2t स्क्वायर आई प्लस 5t जे प्लस 10 के मीटर पर सेकेंड। मास तो था ही, इसको यूनिट अभी बाद में लिखेंगे, रहने दो। तो मोमेंटम कितना आ गया 2 गुना 2, 2 को सभी में मल्टीप्लाई करो, 4t स्क्वायर आई 10t जे प्लस 20 के, ये आ गया हम सबका मोमेंटम। तो फोर्स बराबर क्या होता है dp बाई dt। अब देखो टाइम के अकॉर्डिंग मोमेंटम वेरी कर रहा है, यानी वेरिएबल मोमेंटम हो गया, तो वेरिएबल मोमेंटम है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है dp बाई dt, तो फोर्स बराबर dp बाई dt, तो d p कितना है 4t स्क्वायर आई 10t जे 20 के बटा dt। अब बताओ फोर्स बराबर टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 4t स्क्वायर यानी कि 8t आई प्लस 10t का 10 जे, और यहाँ पे 20 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के आ गया, ठीक है। तो इसको तो हटा ही दो, कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो F बराबर कितना हो गया 8t आई प्लस 10
जे फोर्स का वैल्यू आ गया किसी भी टाइम पे। ये फर्स्ट निकल के आ गया। अब बोल रहा है दूसरा में आफ्टर 2 सेकेंड एट 2 सेकेंड सॉरी एट 2 सेकेंड टी बराबर 2 सेकेंड, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? तो टाइम की जगह पे 2 पुट, टी की जगह पे 2 पुट कर दो तो 8 गुना 2 आई प्लस 10 जे, यानी कि एफ बराबर हो गया 16 आई प्लस 10 जे। अब देखो थर्ड में देखो तो एट कितना पे पूछ रहा है? एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड निकाल लेते हैं 5 सेकंड के बाद। तो एफ बराबर 8 इंटू 5 आई प्लस 10 जे, यानी कि 40 आई प्लस 10 जे। ये आ गया हम सबका फोर्स एट 5 सेकेंड। फोर्स एट 5 सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन 2-3 देखते हैं और। देखो क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक प्लेट रखा हुआ है, देखो फाइंड नंबर ऑफ बुलेट स्ट्राइक पर सेकेंड फॉर व्हिच प्लेट रिमेन्स इन स्टेशनरी इफ बुलेट रिटर्न्स आफ्टर कोलिजन विथ सेम वेलोसिटी। बोल रहा है एक प्लेट है जिसका मास कैपिटल एम है और यहाँ पे एक गन है, गन से हम लोग फायर करते हैं, ठीक है, फायर करते हैं, ठीक है, फायर करते हैं तो बुलेट बाहर निकलता है। अब बुलेट का मास जो है स्मॉल एम है और इसका वेलोसिटी भी है, यू है सॉरी। आज जब प्लेट से टकराता है उसके बाद भी जो बुलेट रिटर्न होकर नीचे की तरफ आता है उसका भी वेलोसिटी कितना है? यू ही है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। तो इसके पहले एक क्वेश्चन कराए थे आपको, याद है कुछ? यहाँ एक बॉल था, यहाँ से बुलेट आया था, टकराया था, तो इसका फोर्स का फॉर्मूला आया था कितना? मोमेंटम कितना आया था? 2mv_n, ठीक है, यही आया था ना, एन बुलेट का, ठीक है। तो एक प्लेट है जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, यहां से गन से फायर किया गया एम यानी स्मॉल एम मास का बुलेट, उसका वेलोसिटी यू है। टकराने के बाद वो बुलेट नीचे की तरफ आता है उतना ही सेम वेलोसिटी से। तो पूछ रहा है इस प्लेट को हवा में ये छोड़ देंगे तो यहां से कितना बुलेट एक सेकेंड में फायर करें कि ये जो प्लेट जो है नीचे ना गिरे। हम धाए धाए गोली मारेंगे तो ये प्लेट ऊपर ही रुका रहेगा, स्टेशनरी में रहेगा। तो कितना एक सेकंड में गोली मारे कि बुलेट क्या रहेगा? स्टेशनरी में रह जाए, हवा में स्टेशनरी में रुका रह जाए। तो मान लेते हैं एक सेकंड में n बुलेट मारते हैं, लेट कितना बुलेट मानते हैं? लेट n बुलेट पर सेकेंड, n बुलेट स्ट्राइक पर सेकेंड, सॉरी स्ट्राइक पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम निकालते हैं n बुलेट, कितना हो जाएगा? 2mv। ये तो एक बुलेट का है तो n बुलेट का n हो जाएगा, ये मोमेंटम आ गया n बुलेट का। तो फोर्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, ठीक है। तो मोमेंटम कितना है? 2mv बटा 2mvn बटा टाइम कितना? पर सेकेंड बोल रहा है ना, पर सेकेंड, तो टाइम एक, तो यानी कि फोर्स बराबर कितना हो गया? 2mvn। इतना फोर्स बुलेट लगा रहा है एक सेकेंड में n बुलेट, एक सेकेंड में n बुलेट 2mvn फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इतना न्यूटन। तो ये प्लेट देखो, गन से जब फायर करते हैं बुलेट तो बुलेट जाकर टकराता है, यानी बुलेट प्लेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि बुलेट प्लेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, प्लेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा ना। अच्छा, कितना लग रहा होगा ये तो पता है ही है, कितना लग रहा होगा? mg, कैपिटल m और g। तब बुलेट लगा रहा है ऊपर, अब प्लेट का नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जितना ऊपर लगा रहे हैं उतना नीचे लगेगा, सॉरी जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर लगाएंगे, तो प्लेट अपने आप किस में चलाएगा? रेस्ट में चलाएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम समझता है ये तुम सब, इक्विलिब्रियम यानी कि रेस्ट में आ जाना। जो ऊपर में फोर्स लगा रहा है कौन? बुलेट, बुलेट तो ऊपर की तरफ लगा रहा है कितना? 2mvn
बराबर नीचे का फोर्स, नीचे की तरफ बुलेट प्लेट पे कितना लग रहा है mg, बुलेट लगा रहा है प्लेट पे 2 mvn ऊपर, अब प्लेट पे नीचे लग रहा है ग्रेविटेशन के द्वारा mg, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ बुलेट इन पर सेकेंड। तो ये एन का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेते हैं एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू कितना चलेगा हम सबका, mg बटा 2mv, ठीक है 2mv, ये आ गया, समझ में आ गया। इस पे तो हम वेरिएबल लिए हुए हैं, मास एम, कहीं पे मास नंबर में दिया रहेगा कांस्टेंट, जैसे 5 kg, वेलोसिटी दिया है 10, तो सीधे पुट करके निकाल सकते हो फॉर्मूला mg बटा 2mv। मास तो प्लेट दिया रहेगा, जी तो वैल्यू जानवे करते हैं, बुलेट का मास दिया रहेगा, बुलेट का वेलोसिटी दिया रहेगा, कितना बुलेट लगेगा वो निकल जाएगा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है, नीट में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कॉटन में ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। बोलेगा अजीब टाइप से मास्टर, आपको एक चीज फॉर्मूला बताए थे, अभी रहने दो, उसके बारे में भी सरप्राइज है। वो फॉर्मूला क्या है, सरप्राइज है, अपने आप समझिएगा। देखो एक ट्रक है, क्या है, ट्रक है, ट्रक जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, और ट्रक का जो डब्बा है ना उसमें कॉटन भरा हुआ है, रुई, ठीक है, पीछे रहता है उसमें रुई भरा हुआ है। अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो रुई पहले हल्का था, जैसे जैसे बारिश होगा पानी आके रुई में भर जाएगा, यानी कि रुई का वजन बढ़ जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा और बढ़ेगा ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा इफ मास ऑफ ट्रक इंक्रीजेज ड्यू टू रेन, बारिश होने के कारण जब रुई का वजन बढ़ेगा तो ट्रक का भी वजन बढ़ जाएगा। अरे ट्रक का वजन बढ़ेगा ना बारिश में, क्योंकि रुई शुरुआती में तो रुई हल्का है, बारिश होगा तो रुई भारी हो जाएगा। तो रुई के कारण वर्षा हो रहा, सॉरी, वर्षा होने के कारण रुई पे पानी आ रहा है, और रुई के कारण ट्रक का वजन बढ़ रहा है, क्योंकि पानी बढ़ रहा है, पानी उसमें आ रहा है। तो इफ मास ऑफ ट्रक इंक्रीजेज ड्यू टू रेन विथ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना मास बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ फोर्स, सॉरी फोर्स पूछ रहा है, फोर्स, फोर्स निकालना। तो मुझे पहले बता दो फोर्स बराबर क्या होता है बाबू। पहले देखो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है फोर्स बराबर क्या होता है। यहाँ पे तो मास वेरी कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से है, ट्रक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन मास जो होता है बढ़ रहा है, यानी मास इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा। तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे dp बाई dt, लेकिन मास वेरिएबल यहाँ पे है, और जब मास वेरिएबल होता है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी बार और dm बटा dt, यही पढ़ते हैं, यही बताए थे कुछ देर पहले। अच्छा dm दिया हुआ है, dm बटा dt, यानी कि मास चेंज दिया हुआ है पर सेकेंड, कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ लिया फोर्स, तो फोर्स बराबर v गुना dm बाई dt, यही पढ़ाया था ना, सॉरी यहाँ पर dm लिख दो बढ़िया से, dm। तो वेलोसिटी 10 और dm 5, यानी फोर्स बराबर कितना आ गया हम सबका 50 न्यूटन आ गया फोर्स। ये था क्वेश्चन, तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसे मिटाने के बाद, अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, अब थर्ड लॉ होता है। थर्ड लॉ क्या होता है, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब एक बॉडी फोर्स अप्लाई करता है दूसरे बॉडी पे, तो दूसरा बॉडी भी हम ही पे फोर्स अप्लाई करेगा। हम तुमको पीटे तो तुम हमको पीटेगा, हम तुमको गाली दिए तो हमको गाली देगा। तो जो हम स्टार्टिंग तो हम किए, तो हम गाली दिए तो एक्शन, जब वो गाली दिया तो रिएक्शन, ठीक है। अगर हम किसी को पीटेंगे तो वो भी पीटेगा, हम किसी को गाली देंगे तो वो भी गाली देगा। तो सेम लाइन पे होगा सारा काम, किस पे होगा, सेम लाइन पे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। हम इधर गरियाएंगे तो इधर मुंह करके गरियाएगा हमको, ठीक है।
तो सब सेम ही है। तो न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थोड़ा समझना है यहाँ पे, एक थोड़ा डायग्राम से समझा देते हैं। एक m1 मास है, एक m2 मास है। m1 मास इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स, इसको फोर्स अप्लाई बाय फोर्स ऑन टू बाई वन, यानी कि फोर्स लगा रहा है टू पे, किसके द्वारा, वन पे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन टू बाई वन, यानी कि पहला लगा रहा है दूसरा पे फोर्स, तो दूसरा भी लगाएगा पहला पे फोर्स, यानी फोर्स ऑन वन बाई टू। इसको क्या रीड करेंगे, फोर्स ऑन वन बाई टू, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, पहला बॉडी लगा रहा है दूसरा बॉडी पे फोर्स, और इसका मतलब क्या होगा, दूसरा बॉडी लगा रहा है पहला बॉडी पे फोर्स, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा ना, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। इसी लाइन पे दोनों फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। अगर ई इस पे 50 न्यूटन लगाएगा तो वो भी उधर से कितना लगाएगा, 50 न्यूटन लगाएगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ए इधर लगा रहा है, वो इधर लगा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, पहला बात, सेम लाइन पे दोनों है, एक्शन हो रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इधर से ए लगाया तो एक्शन, उधर से ओ लगाया तो रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी, देन अनदर बॉडी आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। अगर हम दूसरा बॉडी पे फोर्स लगाते, दूसरा बॉडी जरूर लगाएगा हम पे फिर, तो उसी को क्या कहेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यानी कि जितना ई लगाएगा फोर्स उतना उधर लगाएगा। हम किसी को 10 न्यूटन से पीटे तो वो भी हमको 10 न्यूटन से ही पीटेगा, ठीक है। और जहां हम पीटेंगे वहीं वो पीटेगा, यानी जिस लाइन पे हम उसको पीटेंगे उस लाइन पे वो भी पीटेगा मुझे, बस हम इधर पीटेंगे वो हमको इधर पीटेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। 9 क्लास में पढ़े ही थे। देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्शन एंड रिएक्शन वर्क ऑन सेम लाइन। सेम लाइन पे ना, ई हो गया एक्शन तो उधर हो गया रिएक्शन, सेम लाइन पे। अब बोल रहा है थर्ड लॉ गिव्स नेचर ऑफ फोर्स। अच्छा, तुम्हें एक बात याद है, फर्स्ट लॉ में क्या बोले थे कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। वह एक्सटर्नल एजेंट क्या था, फोर्स। तो हमको फोर्स के बारे में कहां पता चला, फर्स्ट लॉ में। अच्छा, फोर्स के बारे में डिफिनेशन कहां पढ़े हम लोग, सेकेंड लॉ में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन थर्ड लॉ में क्या बता रहा है, किस नेचर का फोर्स लग रहा है। थर्ड लॉ क्या बताएगा, नेचर ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ क्या बताएगा, फोर्स का डिफिनेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स कहेंगे। समझ रहा है तीनों लॉ का मतलब क्या है। जो हम सब मोशन पढ़े तो वहां फोर्स का कोई जरूरत नहीं था, फोर्स का नाम तक नहीं लिए थे, पूरा मोशन खत्म कर दिए, फोर्स कभी नहीं आया, ठीक है। अगर ए इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ए इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा तो वो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, जो इधर से फोर्स लगाएगा वही उधर से फोर्स लगाए, यानी नेचर दोनों का फोर्स सेम रहेगा। ए लगाएगा कुछ फोर्स तो ए नहीं, इधर एक ग्रेविटेशन लगा रहा है तो उधर से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देगा, ऐसा नहीं, ए ग्रेविटेशनल तो वो भी ग्रेविटेशन ही लगाएगा। तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से तुम नेचर पता कर सकता है ना नेचर। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या देता है, नेचर ऑफ फोर्स, किस नेचर का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के लिए क्या क्या चाहिए, दो गो डिफरेंट बॉडी होना चाहिए, ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्शन रिएक्शन है सेम, पेयर है फोर्स ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का फोर्स ग्रेविटेशनल के बीच में लगेगा तो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी देख लो। फोर्स और कोलिनियर, अरे कोलिनियर मतलब कि सेम लाइन पे काम कर रहा, इसी को कहते हैं कोलिनियर। नो डिले, पता है हम किसी को पीटते हैं तो क्या वो 2 दिन के बाद आके हमको पीटता है कि उसी टाइम पीट देता है, कोई डिले होता है नहीं ना, तो नो डिले, जिस टाइम ये फोर्स लगाएगा उस टाइम ये भी फोर्स लगा देगा, ठीक है। तो ये था हम सबका फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ। तो सेकेंड लॉ देखा कैसा कैसा पार्ट था उसमें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं, ठीक है।